जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था मैंने आपको? एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे आप सभी को, है ना? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए थे। मॉड्यूल का होमवर्क दिया था ना, वही दिया था ना, और तो कुछ थोड़ा ना दिया था क्लास में, नहीं दिया था ना। तो मॉड्यूल के होमवर्क अपन बाद में डिस्कस करेंगे, एक साथ कर लेंगे बाद में, है ना? और जिसको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि मुझे तो अभी ही करना है, तो बाहर कर लेना मेरे से, है ना? अगर किसी में बहुत ज्यादा ही डाउट आ रहा हो, है ना, नहीं हो पा रहा हो, तो बाहर पूछ लेना मेरे से, है ना? अच्छा, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना? लास्ट क्लास में अपन ने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था। मुझे एक बात बताओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री होगी। और दो एग्जांपल देखे थे। पहला एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। इसी का दूसरा नाम क्या था? एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। दूसरा एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, फिर अपन ने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के चार एग्जांपल। पहला एग्जांपल, एंजाइम वाली रिएक्शन, मेटल के सरफेस में होने वाली रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। अब इधर देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या एलिमेंट्री होगी? हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, अब मान लो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं एक। ठीक है, मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी। ठीक है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ए गिव्स बी, और ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ए का कंसंट्रेशन है ए, तो बी कितना होगा? जीरो। कुछ टाइम टी पर, कुछ टाइम टी पर मुझे एक चीज समझ में आती है, रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी। इस टाइम टी तक रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी, ए का कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा। अब मान लेते हैं ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया एक्स से, तो बचा कितना? ए माइनस एक्स। बी बनेगा कितना? एक्स। ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या करा, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस ए को रिप्रेजेंट करा ए नॉट से, और इस ए माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करा ए टी से। ठीक है, ए नॉट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। एटी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। टी टाइम पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? वो है एटी। जीरो टाइम पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? वो है ए नॉट। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बताया था कि जो रेट होगी रिएक्शन की, वो अपन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका अपन ने देखा था रेट लॉ, और दूसरा तरीका अपन ने उससे पहले देखा था रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखते थे माइनस डी बाई डी टी फॉर्म में प्लस डी बाई डी टी फॉर्म में, है ना? अब रेट आप किसी भी तरीके से निकालो, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर रेट तो हमेशा सेम ही आएगी, भले किसी भी मेथड से निकाल लो, रेट तो क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू माइनस डी डी टी फॉलो फॉर्म बताना क्या लिखूं? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, रेट को मैं रेट लॉ की मदद से भी तो लिख सकता हूं। क्या होगा? R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर है जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो एक्सप्रेशन है इसे बोलते हैं अपन डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, या आप कह दो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कुछ भी बोल दो, सेम ही है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या अपन कह दें रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफरेंशियल क्यों बोला? क्योंकि डी बाई डी टी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे नहीं लगता इसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अपन ने रेट लिखा है दोनों फॉर्म में, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूं। जब इन दोनों को कंसिडर करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस
डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। भाई किसी की पावर जीरो तो हमेशा क्या होगा, वन होगा, है ना। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। एक चीज समझ में आती है, अगर इसको सॉल्व करना है तो डी बाई डी टी फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा। डी बाई डी टी फॉर्म रिमूव कैसे होगा, इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट कैसे करूंगा, पहले इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करूंगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, करो इंटीग्रेट। यहां पर टाइम वाला टर्म है, तो मुझे पता है टाइम कहां से कहां जा रहा है, जीरो से टी तक। अच्छा, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ए का कंसेंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ए टी। ये बात समझ में आती है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये डीए है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो गया ए, कहां से कहां तक, ए नॉट से ए टी तक, इज इक्वल टू के, क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक, जीरो से t तक। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या कह रहे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 80 माइनस ए नॉट विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू के टी माइनस जीरो। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो मुझे पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये एक्सप्रेशन कहलाएगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। एटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ठीक है। अब यहां पर एक चीज सुनना, अपने सिलेबस में जो स्टडी दे रखी है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की स्टडी दे रखी है, साथ ही साथ इस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। आपके सिलेबस में ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि यहां पर अपन ने रेट लॉ क्या लिखा, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, यही लिखा ना। आपके सिलेबस में ऐसे नहीं बोल रहा है कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसे हो, ए की पावर -1 बी की पावर 1। सर ये भी तो जीरो ऑर्डर है, हाँ एग्जैक्टली ये भी जीरो ऑर्डर है, पर दो रिएक्टेंट की स्टडी नहीं दे रखी है आपके सिलेबस में, सिर्फ एक रिएक्टेंट की स्टडी दे रखी है। दो रिएक्टेंट की स्टडी में क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं, और ये अपन पढ़ते हैं आईआईटी में। ठीक है। तो अपने सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट की स्टडी दे रखी है, साथ ही साथ इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कुछ और हो जाता तो यहां पर वो कुछ कुछ आ जाता। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, शक्ल क्या देख रहे हो, लिखो ना यार इसको। लिख लिया, लिखो फटाफट।
अच्छा इधर देखो एक मिनट, बाद में लिखना फिर, है ना। यहां पर अपन ने ए नॉट ए टी के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा है। मुझे एक बात बताओ, ए नॉट की वैल्यू क्या है? ए, और ए टी की वैल्यू क्या है? ए माइनस एक्स। ये अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूं तो मुझे पता है एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। तो मैं कह सकता हूं एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी। और यहां पर एक्स क्या है? एक्स क्या है यहां पर? मैं बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ पीरियड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन टी हाफ और टी 50% से। फटाफट यहां तक लिखो। लिख लिया? हेडिंग डालना हाफ लाइफ पीरियड, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ और टी 50% से। ये हाफ और 50% जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, साथ में नहीं है, सबस्क्रिप्ट में है। सबस्क्रिप्ट समझ में आता है ना, नीचे। अब इसको देखो, लिख लिया? फटाफट लिखो। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। देखो, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि टाइम इन विच हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि कितनी देर में रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कंप्लीट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं वो टाइम जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, वो टाइम जब रिएक्टेंट आधा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसे बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो टाइम जब रिएक्टेंट आधा बच जाए, नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों अलग अलग बातें, अभी समझ में नहीं आएगा, यहां पर तो सेम बात लग रही है, पर दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि कितनी देर में रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, है ना। अब इसको बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं।
बहुत ही सिंपल वे में, कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी हाफ और टी 50% से। तो जब भी आपसे एग्जामिनर कह दे टी हाफ कैलकुलेट कर दो या टी 50% कैलकुलेट कर दो, तो ये जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहेगा, जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है ये खत्म हो गया। क्या लिखा हुआ है? आधा, आधा खत्म हो गया, 50 खत्म हो गया। मतलब जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है बचा हुआ है, खत्म हो गया। ये बात समझना, ठीक है? अभी मतलब समझ में नहीं आएगा, अभी तो ऐसा लग रहा है सर आधा खत्म हुआ तो बचेगा आधा ही, तो डिफरेंस क्या है? नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी समझ में आएगा आगे। पर हाँ, सबस्क्रिप्ट में जो भी लिखा है इसका मतलब होता है खत्म हो गया, ठीक है? तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे करूंगा? टाइम इन विच हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लिखो, टाइम इन विच half amount of reactant, time in which half amount of reactant is converted into product, time in which half amount of reactant is converted into product, ठीक है? जब इतना समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, सपोज करो बोल दे T3/4 और T75%, इसका मतलब क्या है? 3/4 बचा है, खत्म हो गया? खत्म हो गया। अगर 3/4 खत्म हो गया तो बचा कितना? 1/4 बचा है। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, कि यहां पर 1/2 को ये नहीं पढ़ना है कि 1/2 बचा है, खत्म हो गया। 3/4 का खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1/4। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर ये जो 80 है ना, ये वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी पर मौजूद है। ये वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी पर मौजूद है, ना कि जो खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो T3/4 कह दे निकालने को, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन है 100, तो A0 की जगह क्या लिखेंगे? 100। अब मुझे पता लगाना है AT की वैल्यू क्या होगी। मुझे पता लगाना है AT की वैल्यू क्या होगी, कब? T3/4 पर। T3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 खत्म हो गया मतलब 75 खत्म हो गया, बचा कितना? 25 रखना है यहां पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? टाइम इन विच, साथ साथ लिखते रहना, 3/4 of the reactant is finished and 1/4 of the reactant is left। ठीक है, अब इधर देखते जाओ, देख लो एक बार, इसको समझ लो। अब मुझे निकालना क्या है? टी हाफ निकालना है। बस टर्म को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल कोट करा था। अपन को अभी भी बात किसकी करनी है? हाफ लाइफ पीरियड की ही करनी है। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A0 से। और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AT से। अब सपोज करो कोई आपको बोल दे टी हाफ टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टी हाफ टाइम आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब टी हाफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया? A0। टी हाफ टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना रहेगा? टी हाफ टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना रहेगा? टी हाफ का मतलब क्या होता है? आधा खत्म हो गया। अब अगर आधा खत्म हो गया मतलब कह सकता हूं खत्म कितना हुआ? A0/2। A0/2 खत्म हो गया, तो बचा कितना? A0/2। तो कह सकता हूं फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा? A0/2। कब? टी हाफ टाइम पर। तो ये हो जाएगा A0/2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये वैल्यूज कहां पर पुट करोगे? यहां पर पुट कर दो। तो मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? के टी हाफ, टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा? टी हाफ से रिप्लेस कर दूंगा, इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2। यही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू A0/2 के? यही होगा एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है? जब इतना समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ,
टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं T 100% से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T 100% से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T 100% से। मुझे एक बात बताइए, T 100% का मतलब क्या होगा? 100% रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो बचा कितना? 0 बचा। तो अगर मेरे से कोई बोल दे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं A0 से, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं AT से, तो T 100% टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना रहेगा? है 0 या A0? T 100% का मतलब क्या होता है? 100% खत्म हो गया। अब अगर 100% खत्म हो गया तो रिएक्टेंट रहा कितना? 0 रहा। मतलब कह दूंगा AT क्या हो जाएगा? 0। AT का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, कितना बचा है। ये नहीं होता है कि कितना खत्म हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो AT क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट दो। जब इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा KT 100% इज इक्वल्स टू A0 माइनस 0। तो T 100% आ जाएगा A0 बाय। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 50% खत्म हुआ, इसको 50% बोल सकते हो ना? 50% खत्म हुआ A0 बाय 2K में, 100% खत्म हुआ A0 बाय K में। 50% खत्म हो रहा है A0 बाय 2K में, 100% खत्म हो रहा है A0 बाय K में। तो आप मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकते हो? T 100% को मैं क्या लिख सकता हूं? 2T हाफ लिख सकता हूं या T हाफ बाय 2? 2T हाफ लिख सकता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ये बात समझ में आ रही है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहां पर, सुनना ध्यान से और मुझे बताना अपन कर क्या रहे हैं यहां पर। T हाफ खत्म हो रहा है 20 मिनट में, T हाफ खत्म हुआ 20 मिनट में। T 100% खत्म हो रहा है 40 मिनट में, 50% खत्म हुआ 20 मिनट में, 100% खत्म होगा 40 मिनट में। क्या लगा रहे हैं यहां पर? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले तो सभी लगा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया, आप दिमाग लगा रहे हो, है ना? ये बहुत अच्छी बात है, लगा रहे हो। पर कोई कोई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि आपको ये फॉर्मूले भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर हवा में आ जाएगा, है ना? क्योंकि देखो भीड़ तो बहुत सारी है, अपन को उनसे सेपरेट होना है, ठीक है। कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि 0 ऑर्डर में आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, पर अपन यहां पर आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले T हाफ है 10 मिनट, तो T 100% होगा 20 मिनट। पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो। मजाक नहीं कर रहा हूं। T हाफ दे रखा है तो T हाफ से सबसे पहले निकालना पड़ेगा K, और फिर K से निकालना पड़ेगा T 100%। 2-2 बार लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और आपने धड़ल्ले से ही बता दिया। तो एक चीज ध्यान रखना, अपन को क्या करना है, फॉर्मूले से तो होगा ही, डेफिनेटली हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर कुछ कुछ चीजें अपन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्यान रखना है और इनकी स्पेशलिटी ध्यान रखनी है। 0 ऑर्डर में आप हमेशा यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पॉइंट लिखवा दूंगा आपको। पर ये चीज समझ में आ गई ना, एविडेंस मैं दिखा चुका हूं आपको। तो यहां पर मैं कह सकता हूं T 100% क्या हो जाएगा? 2T हाफ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो और फिर लिखना शुरू कर देना। यूनिट ऑफ K 0 ऑर्डर के लिए क्या होगी? यूनिट ऑफ K मुझे जनरल यूनिट बता दो। मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। जनरल यूनिट क्या होती है? मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अपन बात किसकी कर रहे हैं? 0 ऑर्डर के लिए। अब 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं यूनिट ऑफ K हो जाएगी मोलर टाइम इनवर्स। और इसको और क्या बोल सकते हैं प्यार से? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं? बार टाइम इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं? एटीएम
कॉपी करो फटाफट इसको। ये कब यूज करेंगे? गैसियस रिएक्शन के लिए। फटाफट लिखो। लिख लिया क्या? लिख लिया? लिखते जाओ, सुनते जाना। देखो इस चैप्टर में पता है दिक्कत, पता है 3 जगह आती है। दिक्कत कहाँ आती है? एक तो एग्जाम्पल याद करने में दिक्कत आती है। मुझे बताओ जितनी भी अभी तक रिएक्शन या जितनी भी अपन ने ऑर्डर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा अपन ने, क्या एग्जाम्पल याद है ना? ठीक है। दूसरी दिक्कत पता है कहाँ आती है? इन फॉर्मूले को याद करने में। ये जितने फॉर्मूले है ना, जीरो ऑर्डर में अपन ने कितने फॉर्मूले देख लिए? 4 फॉर्मूले देख लिए। वैसे ये फॉर्मूला तो कुछ काम का नहीं है ना? 3 फॉर्मूले देख लिए। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में 4-5 फॉर्मूले देख लेंगे। ऐसे ही फिर nth ऑर्डर के फॉर्मूले देखेंगे, फिर और भी आगे फॉर्मूले देखेंगे। तो फॉर्मूले भी यहाँ पर ढेर सारे हैं। और तीसरी दिक्कत आती है ग्राफ में। ग्राफ यहाँ पर 1-2 ग्राफ नहीं है, 17-18 ग्राफ है। और मजेदार बात पता है क्या है? हर ग्राफ में आपको यह भी याद रखना है कि इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितनी है। और यह भी याद रखना है कि ये जो इंटरसेप्ट और स्लोप आपने याद करी है, ये किस ग्राफ के लिए याद करी है। ऐसे नहीं कि ग्राफ किसी और का, इंटरसेप्ट किसी और का और स्लोप किसी और का, है ना? ये भी नहीं करना है। तो ये 3 दिक्कतें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एग्जाम्पल मैं याद कराते जा रहा हूं आपको साथ साथ, है ना? फॉर्मूले भी याद करा दूंगा और फिर बाद में इसकी मैं आपको टेक्निक भी बता दूंगा। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही है या गलत है जो आपने याद कर रखा है। इतना थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको उस ट्रिक से, उस टेक्निक से। रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ मैं सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा, सुन लेना। अगली बार से जो भी अपन ग्राफ देखेंगे सिर्फ जीरो ऑर्डर के ग्राफ सिखाऊंगा मैं। फर्स्ट ऑर्डर के, nth ऑर्डर के, यहाँ पर आगे जितने भी ग्राफ देखेंगे वो सारे आप ही बताओगे कि बनाना कैसा है। ठीक है, बहुत ढंग से समझाऊंगा, ढंग से सुन लेना, बार बार नहीं सिखाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और एक बार ग्राफ बनाना आ गया तो आपको कुछ याद रखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन एग्जामिनर ही आपको हिंट देगा कि क्या करना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में बोल रहा हूं, अभी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और ग्राफ को समझने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। और 3 स्टेप जो है ना वो बहुत ही चुन्नू मुन्नू स्टेप है, बिल्कुल बच्चों वाले। सेकंड क्लास के बच्चों को भी बताओगे ना वो भी समझ जाएगा, इतने चुन्नू मुन्नू है। ऐसे नहीं भारी भरकम स्टेप है, नहीं, बहुत चुन्नू मुन्नू स्टेप है ना? तो ग्राफ देखो यहां पर, लिख लिया ना ये सब? इधर देखो, पहला ग्राफ है AT वर्सेस T के बीच में अपन को बनाना है। ठीक है, अब आप सब जानते तो होंगे वैसे कि ग्राफ इसके बीच में बनता है, यही बनता है ग्राफ, ये तो पता है ना, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, है ना? अब पहला स्टेप क्या है, सुनना ध्यान से। पहला स्टेप ये है कि वर्सेस के पहले जो टर्म है उसको y एक्सिस पे रखना है और वर्सेस के बाद वाली टर्म को x एक्सिस पे रखना है। ये पहला स्टेप है। भारी भरकम स्टेप है क्या?
नहीं, भारी भरकम स्टेप नहीं है। तो वर्सेस के पहले वाली टर्म y पर, बाद वाली टर्म x पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर कुछ एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव करे थे, कौन कौन से करे थे? kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। ऑल्दो अपन ने लिखा इसको ऐसे था a नॉट माइनस at इज इक्वल टू kt, पर अपन याद इसको ऐसे करेंगे kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। इसका रीजन क्या है कि जीरो ऑर्डर में LHS में क्या है? kt। फर्स्ट ऑर्डर में भी LHS में kt ही रहेगा, nth ऑर्डर में भी LHS में kt ही रहेगा, सेकंड ऑर्डर में भी LHS में kt ही रहेगा। जो भी चेंज होगा वो राइट हैंड साइड में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो याद करेंगे कैसे? kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। ठीक है, बोलो ना। kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस, फटाफट भी मत बोलो, आराम से बोलो ताकि दिमाग भी सुने क्या बोल रहे हो, है ना। kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। 5 बार। kt is equals to a naught minus at। kt is equals to kt is equals to a naught minus at। kt is equals to t half is equals to a naught by 2k। t half is equals to 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 t half मैं लगाने आऊंगा क्या वहां पर? पूरा बोलो। t half is equals to, और t 100% क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a नॉट बाई के। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ क्या फॉर्मूला था? kt इज इक्वल टू, और टी हाफ का a नॉट बाय 2k। समझ में आ रही है? t 100% क्या होगा? a नॉट बाय के, a नॉट बाय के। ठीक है, अच्छा हाँ यहां पर आ जाते हैं ग्राफ बता रहा था मैं, बहक जाता हूं मैं बार बार इधर देखो, ग्राफ जो अपन को बनाना है वो 80 वर्सेस t के बीच में बनाना है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था? वर्सेस के पहले वाली टर्म का जाएगी y पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म x पर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाँ kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस at। ये दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन। तीसरा स्टेप, y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले लो। y एक्सिस पे कौन सी टर्म है? 80, इसको एक तरफ ले लो तो ये आ गया 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस, ग्राफ बन चुका है, समझना कैसे। 80 कहां पर है? y पर। t कहां पर है? t के साथ जो टर्म होगी वो क्या रहेगा? स्लोप, और रिप्रेजेंट करेंगे m से, और इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म्स होगी उसे बोलेंगे इंटरसेप्ट, और रिप्रेजेंट करेंगे c से। y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अच्छा इधर तो देखो, यहां पर ये c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर किधर कट करेगी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। अब अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, मान लो इतनी है पॉजिटिव वैल्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? a नॉट के बराबर होगी। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? a नॉट के बराबर होगी। अच्छा मुझे बताओ स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? नीचे चली जाएगी। स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव भी कितना? स्लोप हो जाएगा माइनस के। सर ये इसको टच करेगी नहीं करेगी? करा दो, मन कर रहा है तो करा दो, कर गई। अब मुझे एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, सुनो तो सही, बोलने तो दो पूरा,
जब ज्यादा समझ में आने लगता है ना दौड़ते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 0 हो रहा है, तो कौन सा टाइम होगा वो? टी 100%। और टी 100% की वैल्यू क्या होती है? ए नॉट बाय। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? 3 स्टेप में ग्राफ बनाया है ना? एक और देखते हैं, एक्स वर्सेस टी। वर्सेस से पहले जो टर्म है वो कौन सी है? एक्स है ना? जाएगी कहां? वाई पर। वर्सेस से बाद वाली टर्म कहां जाएगी? एक्स पर। दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था? वाई एक्सिस में जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है। तो ये क्या है? वाई। ये क्या है? एक्स। इसके साथ वाली टर्म एम। सर स्लोप कहां है? ये रहा। और इंटरसेप्ट कहां है? बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि ये जो स्ट्रेट लाइन है शुरू कहां से हो रही है? ओरिजिन से। और स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी कितना? के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इतना समझ में आ रहा है तो एक और बनाओ। कमी नहीं है ग्राफ की तो। टी हाफ वर्सेस ए नॉट। पहला स्टेप, वर्सेस से पहले वाली टर्म वाई पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म एक्स पर, टी हाफ ए नॉट। दूसरा स्टेप क्या था? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। और तीसरा स्टेप क्या था? वाई एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई। ये क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स के साथ कौन सी टर्म है? 2k या 1/2k? तो ये क्या हो जाएगा? सर इंटरसेप्ट कहां है? अरे देखो ना, ये रहा। ये रहा, है ना? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मतलब मैं कह सकता हूं ये ओरिजिन से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? जाती जाएगी। स्लोप क्या है? 1/2k। ये बात समझ में आ रही है? आ रहा है क्या? इतना समझ में अगर आ रहा है तो एक बात बताओ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व कैसे होगा? पहला स्टेप, रेट कहां पर? वाई पर, एक्स पर। कंसंट्रेशन कहां पर? दिमाग लगा के बताओ, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन क्या होगी? आर इज इक्वल टू के। यही तो होगी। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। और दिखाई दे रहा है रेट क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेट क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये जो रेट है ये कांस्टेंट वैल्यू है, साथ ही साथ पॉजिटिव है। मान लो ये पॉजिटिव, ये कितना पॉजिटिव? के बराबर। ठीक है। और ये जो रेट है ना, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब ये कांस्टेंट ही चलती जाएगी। चल पड़ी किसके पैरेलल? एक्स एक्सेस के पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको थोड़ा सा अपन ऐसे देखें तो ये क्या है? वाई। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। और इसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? एक्स। एक्स के साथ वाली टर्म स्लोप। स्लोप है 0 मतलब टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 मतलब थीटा 0, थीटा 0 मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इसका स्लोप 0 होगा ना? ये बात समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करो, बन जाएंगे अब ग्राफ। फटाफट। लिख लिया?
जल्दी लिखो, सिर्फ 1 घंटा बचा है। फटाफट बनाओ। ये तो बना लिया होगा। इसके बाद अपन नोट लिखेंगे, है ना? रुक जाना यहीं पे। लिख लिया? फटाफट लिखो। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन यहाँ पर, है ना? पहला पॉइंट लिखेंगे, बोलूं? लिख लिया? अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिएक्शन है, उसकी रेट आपको सपोज करो कुछ गिवन है, अब कंसंट्रेशन भले आप कुछ भी रखो, रेट वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। ठीक है? रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, भले ही आप कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लो। ठीक है? तो यहां पर एक पॉइंट लिखना, वैसे अपन लिख चुके हैं, पर मैं चाहता हूं कि सारे पॉइंट एक साथ ही यहां पर आपको नोट में मिल जाए। पहला पॉइंट लिखना, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate of reaction in zero order reaction, rate of reaction is independent of concentration of reactant in zero order reaction.
rate of reaction is independent of concentration of reactant. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. याद करो, अभी मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में अपन यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन अप्लाई, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन अप्लाई unitary method. In zero order reaction we can apply unitary method. अच्छा, थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना. मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ए नॉट की वैल्यू गिवन है, एटी की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू पूछी जा रही है. ठीक है, तो मुझे बताओ टी सॉल्व कैसे करोगे? के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी से. पर क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है. फिर लड्डू मान लेंगे, सब मान लेंगे, सभी मान लो. ऐसे थोड़ी ना मानना है. क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है. फिर क्या करोगे? कैसे पता करोगे? ऑर्डर कहां से निकालोगे? कुछ भी नहीं दे रखा है, जो बोला है वही दिया है बस. कैसे पता लगाओगे ऑर्डर? बिल्कुल सही कह रहे हो. के की जो यूनिट है उससे देखकर पता लगाना है कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी. अभी अपन ने देखा यहां पर के की यूनिट क्या थी जीरो ऑर्डर के लिए? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, यही थी. पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी? वो हो जाएगी टाइम इनवर्स. तो हर एक ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो यहां पर आपको के गिवन है, तो ऑर्डर कैसे पता लगाओगे? के की यूनिट देखकर. तो इसमें पॉइंट लिखना, if value of order is not mentioned in the question, if value of order is not mentioned in the question, if value of order is not mentioned in the question, then deduce the value of order, then deduce, D-E-D-U-C-E, then deduce the value of order from the unit of rate constant, then deduce the value of order from the unit of rate constant, then deduce the value of order from the unit of rate constant. ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन सॉल्व करिए आप. हो जाएगा क्या? करो. क्या आ रहा है? ए क्या है? 20 और बी क्या है? 0.05. बिल्कुल सही है. एक बार देखते हैं. देखो यहां पर कह रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है. अब जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के, और रेट यहां पर कितनी गिवन है? 0.05. तो मैं कह सकता हूं के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.05, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर, मिनट इनवर्स. जीरो ऑर्डर ऐसी रिएक्शन है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम रहती है. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, ये जो के है ये किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट.
मतलब कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, क्या के चेंज होगा, क्या रेट चेंज होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैं कह सकता हूं बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.05 मोलर मिनट इनवर्स। और डायरेक्टली भी बता सकते थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट होती है वो सही सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए गिव्स बी, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो फॉलो कर रही है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ए का लिया है 1 मोलर, तो टी हाफ निकल कर आती है 10 मिनट, और रेट ऑफ रिएक्शन है 0.05 मोलर मिनट इनवर्स। अब अगर सेम रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं 2 मोलर, तो टी हाफ कितना होगा और रेट कितना होगा, ये पता लगाना है। रेट अपन ने पता लगा ली। अब अगर मुझे टी हाफ पता लगाना है तो टी हाफ का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, ए नॉट बाय 2 के। ए नॉट की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2, के की वैल्यू क्या है 0.05। इसको लिख सकता हूं 100/5। 100/5 हो गया 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 20 मिनट। ये बात समझ में आ रही है? इसको डाउट है तो बोलो। इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से किसी ने करा था क्या? हाथ खड़े रखना अब। हाँ, मुझे आप बताओ यूनिटरी मेथड कैसे लगाया। सुनो ना, घबराहट तो नहीं हो रही मेरे से बात करने में? हो रही है क्या? पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बात कर सकते हो मेरे से? हाँ, 2 मोलर 20 मिनट, वाह। रुको तो सही। हाँ, और किसने लगाया था यूनिटरी मेथड? बोले ना, यही करा था, है ना? देखो बैठो बैठो आराम से चिल मारो। देखो यूनिटरी मेथड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सही तरीके से लगाना बहुत बड़ी बात होती है। आधे से ज्यादा ने ये सोचा होगा सर 1 मोलर 10 मिनट में, तो 2 मोलर 20 मिनट में आ गया 20 मिनट। हाँ, आंसर भी यही आ रहा है ना? ऐसे नहीं लगेगा, समझो कैसे लगेगा। यहां पर ये जो टी हाफ है ना, ये 10 मिनट है। टी हाफ का मतलब ये नहीं होता कि पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, इसका आधा खत्म हो रहा है 10 मिनट में। आप बोल रहे हो ना एक 10 मिनट में तो दो 20 मिनट में, नहीं, इसका आधा खत्म हुआ है 10 मिनट में। टी हाफ का मतलब होता है रिएक्टेंट आधा कितनी देर में खत्म हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं 0.5 मोलर खत्म हुआ है 10 मिनट में। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 0.5 मोलर फिनिशेस इन 10 मिनट। ठीक है, अब यहां पर मुझे निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। अब टी हाफ मुझे निकालना है तो रिएक्टेंट कितना खत्म करना है, इनिशियल कितना है 2, इनिशियल कितना है 2, निकालना क्या है टी हाफ। मतलब मैं कह सकता हूं इसका आधा कितनी देर में खत्म होगा ये पता लगाना है। इसका आधा कितना होता है 1 मोलर, तो मुझे ये पता लगाना है 1 मोलर कितनी देर में खत्म होगा। तो अगर आधा खत्म हो रहा है 10 मिनट में, देयरफॉर 1 मोलर विल फिनिश इन 20 मिनट्स। ये बात समझ में आ रही है ना? लगाना बड़ी बात नहीं है, सही से लगाना बहुत बड़ी बात होती है। कॉपी करो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
क्या बी कैसे निकाला? फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट में लिखवाया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये 1 मोलर लो, 2 मोलर लो, 10 मोलर लो, 100 मोलर लो, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट हमेशा सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। The concentration of reactant is reduced from, the concentration of reactant is reduced from 0.1 molar to 0.08 molar, 0.1 molar to 0.08 molar in 20 minutes, in 20 minutes in a zero order reaction, in 20 minutes in a zero order reaction, full stop. The concentration of reactant is reduced from 0.1 molar to 0.08 molar in 20 minutes in a zero order reaction, full stop. Calculate the half life period for the reaction. Calculate the half life period for the reaction. T half आपको कैलकुलेट करना है। फिफ्टी मिनट बिल्कुल सही आंसर है। फिफ्टी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है ना। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है ना। देखो मुझे क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाय 2k। अब के कहीं नहीं दे रखा है, पर के निकालने के लिए डेटा जरूर दे रखा है, तो सबसे पहले तो निकालो के, फिर लगाओ टी हाफ। तो के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। के की वैल्यू की बात करें, के की वैल्यू पता करनी है, टाइम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.08, तो के आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3। यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर मिनट इनवर्स। के आ गया, टी हाफ निकालना है, टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 2k। ए नॉट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 होगा, 1000 इंटू 0.1 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, आंसर 50 है। यूनिटरी मेथड से किसी ने करा था, अब सही से लगाया होगा, ये तो डेफिनेट है। अब मुझे एक बात बताओ, 20 मिनट में कितना खत्म हुआ, 0.02 खत्म हुआ है। 20 मिनट में रिएक्टेंट कितना खत्म हुआ, 0.02, मतलब मैं कह सकता हूं 0.02 मोलर फिनिशेस इन 20 मिनट्स। अब 20 मिनट को मैंने राइट हैंड साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। निकालना है मुझे टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्टेंट कितनी देर में खत्म हुआ। अब इनिशियल रिएक्टेंट कितना है 0.1, खत्म कितना कराना है 0.05, रिएक्टेंट है कितना, इतना, निकालना है टी हाफ। टी हाफ का मतलब होता है आधा रिएक्टेंट कितनी देर में खत्म हुआ है। अब रिएक्टेंट इतना है तो इसका आधा कितना होगा, मुझे यह पता लगाना है 0.05 मोलर कितनी देर में खत्म होगा। अब जितनी भी देर में खत्म होगा वही क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। विल फिनिश इन 20 डिवाइडेड बाय 0.02 into 0.05, this will be equal to 50 minutes है, बोलो ना। वो बीच वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा है, शर्माओ मत, कोई बात नहीं, लिख सकते थे, लिखो क्या। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
बोलूं? कोई बात नहीं, आराम से लिखो, लास्ट क्लास है वैसे भी। लिख लिया? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2 mole liter inverse R inverse. The value of rate constant is 2 mole liter inverse R inverse. And concentration of reactant and concentration of reactant after 30 minute and concentration of reactant after 30 minute is 0.05 molar, and concentration of reactant after 30 minute is 0.05 molar, full stop. Calculate the initial concentration of reactant. Calculate the initial concentration of reactant. Calculate the initial concentration of reactant. आपने पता है क्या गलती करी? सबको उड़ा दिया और उसको 0 ले लिया, जबकि वो 1 है, LHS में 1 है। नहीं आया समझ में आपको? मेरे को पता पड़ गया आपने गलती क्या करी है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में जब सॉल्व करूंगा। तो 1.05 बिल्कुल सही आंसर है। और किसी का आया? बाकी भी निकालो। अच्छा, यूनिटरी मेथड लगाया, बताना कैसे लगाया? बताओ ना। नहीं हो सकता लग जाए, अपन उतना नहीं सोच सके। हाँ बोलो। 2 मोल 1 घंटे में खत्म हो रहा है। ये यूनिटरी मेथड नहीं लगा, आपने यूं यूं जुगाड़ करके लगा दिया। बिल्कुल सही नहीं करा, बिल्कुल सही है, नो डाउट, पर यूनिटरी मेथड इसको नहीं कहेंगे ना यार अपन। अच्छा सुनो 1 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, किस किसने आंसर निकाल लिया? हाथ खड़े रखना है ना, सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सोचा कि क्वेश्चन में तो ऑर्डर ही नहीं गिवन है? वो तो अब मुझे पता है आप आंसर क्या बताओगे। सॉल्व करने से पहले सोचा था क्या? नहीं सोचा था, सिर्फ देखी वैल्यूज क्या क्या गिवन है, फॉर्मूले में पुट करी और आंसर निकाला। क्या सोचा कि यार क्वेश्चन में तो ऑर्डर का गिवन ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा है, ऑर्डर कहां से निकालोगे के की यूनिट देखकर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑर्डर में कराता ना, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लग जाते हैं यहाँ पर, आंसर कुछ और आ जाता। बात समझ में आ रही है ना? हाँ एक बार देख लो यहाँ पर, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया था ना आपको नोट में, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, है ना? अच्छा, मुझे निकालना है ए नॉट, मुझे पता है एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 2, टाइम कितना है 30। अब यहां पर आप देखो, के की यूनिट जो है उसमें टाइम जो है वो आर में, और यहां पर टाइम मिनट में। तो एक काम करो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। कुछ चेंज, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लंबा नहीं हो रहा है। इधर देखो, आपकी भी बात मैं मान लूंगा, अभी मैं वो भी करके दिखा दूंगा। करना अल्टीमेटली दोनों केस में यही है, करना यही है। ये आर में दे रखा है ना, आर इनवर्स है, आर इनवर्स है, मतलब ये जो आर है कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। अब इस आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप कह रहे हो सर मिनट को आर में कर दो यार, ये मिनट है,
डिवाइड कर दो 60 से, ये आर में कन्वर्ट हो गया। दोनों चीज सेम ही है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए नॉट माइनस 0.05। आपके फ्रेंड ने गलती पता है क्या करी थी? है हो गया खत्म, ये जीरो। ए नॉट इज इक्वल टू 0.05 आंसर है। ध्यान रखना ये 1 है, ये 0 नहीं है। मैं उसी समय पहचान गया था इन्होंने क्या करा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ए गिव्स टू बी सेमीकोलन लगा के ब्रैकेट में के की वैल्यू लिखना 0.6 मोलर मिनट इनवर्स, 0.6 मोलर मिनट इनवर्स, फुल स्टॉप। If initial concentration of reactant is 1 molar, if initial concentration of reactant is 1 molar, find concentration of A and B. If initial concentration of reactant is 1 molar, find concentration of A and B after 200 seconds. Find concentration of A and B after 200 seconds. बताओ आंसर क्या होगा फटाफट, फिर अपन फर्स्ट ऑर्डर शुरू करेंगे। कोशिश करो बोलने की, आप बोल पाओगे। हाँ बोलो। ए क्या है? नहीं मतलब ए कितना है, 2 है या 4 है? 2 मोलर लिया है अपन ने एक और बन गया 2। रिएक्टेंट कहां से बढ़ रहा है? रिएक्टेंट थोड़ी ना बढ़ सकता है, रिएक्टेंट तो खत्म होता है। बी और ए, बी आपने निकाल लिया, ए तो बताओ फिर। बी पहले निकाल लिया, बी इन्होंने पहले निकाल लिया, जबकि पहले ए निकलेगा फिर जाके बी निकलेगा। इन्होंने बी निकाल लिया। कंफ्यूजन क्यों लगना है बताओ ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। -1 आ रहा है इसलिए। -1 तभी इतना टाइम लग रहा है आपको, सोच रहे हो -1 कैसे आ गया। इधर देखो, कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? रिएक्शन 200 सेकंड तक तो चली ही नहीं है, पहले ही खत्म हो गई। इधर देखो, क्वेश्चन को समझना। 2 बार निकाल लिया। अब इधर देखो, सुनना, मैंने आपके कहा था मेरे मजे मत लेना, मैं आपके ले लूंगा, ले लिए मैंने। 2 बार 4 बार सॉल्व कर रहे हो। इधर देखो, अब सुनना इधर, ये रिएक्शन आपको गिवन है, के आपको गिवन है, ए नॉट आपको गिवन है, टाइम गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 80 निकाल लेता हूं। एक बार 80 निकल गया तो मुझे पता चल जाएगा ए कितना खत्म हुआ। ए जितना भी खत्म हुआ होगा, बी उसका दुगुना बनेगा। ये चीज समझ में आती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, केटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80। पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। के की वैल्यू क्या है, 0.6। टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में 200। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ए नॉट कितना है 1, 80 निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 2, 80 आ जाएगा -1 मोलर, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है
तो मैं कह सकता हूं AT की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मोलर। AT की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो AT की वैल्यू क्या हो गई 0 मोलर। अब अगर AT की वैल्यू 0 हो गई तो मुझे यहां पर समझ में आता है A गिव्स टू बी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था 1 मोलर, ये था 0 मोलर, टाइम t इज इक्वल टू 200 सेकेंड पर निकल कर आया 0 मोलर, तो ये कितना बनेगा 2 मोलर। मतलब कह सकता हूं BT की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मोलर। ये बात समझ में आ रही है। और अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं, जो अपन ने माना है क्या वो सही माना है, ये अपन देखते हैं। और ये कैसे चेक करेंगे, अपन निकालते हैं T 100%। T 100% अगर 200 सेकंड से कम आया तो सही है, तो जो भी माना है वो सही है। और अगर उससे ज्यादा आया मतलब रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुई है, मतलब जो माना है वो बिल्कुल गलत माना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, T 100% निकाल लो। T 100% क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताना, A नॉट बाय के। A नॉट कितना है 1, K कितना है 0.6, टाइम निकालना है सेकंड में, K की यूनिट है मिनट में, इनटू 60 कर दूं, ये आ जाएगा 100 सेकेंड। रिएक्शन तो 200 सेकंड तक चली ही नहीं, 100 सेकंड पे ही निमट गई, मतलब 100 सेकंड पे ही खत्म हो गई। अब अगर 100 सेकंड पे रिएक्शन खत्म हो गई मतलब रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसका दुगुना बन गया, दुगुना। ये बात समझ में आ रही है। तो T 100% निकालते ही आंसर भी आ जाएगा अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो। ये बात समझ में आ रही है। पर कभी कभार दिमाग ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे ही करेंगे पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, मान लेना 0 और रिएक्शन खत्म हो गई है। क्लियर है बात सभी को, कॉपी करो इसको। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग लिखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A गिव्स B और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इस रिएक्शन के लिए क्या मैं रेट लॉ लिख सकता हूं, क्या होगा रेट लॉ, R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। क्या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकता हूं ऐसे, हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोज रिएक्शंस इन विच rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reaction। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या एलिमेंट्री हो सकती है, हो सकती है, क्या कॉम्प्लेक्स हो सकती है, हो सकती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में अपन ने बोला था वो हमेशा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। पर यहां पर अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही होगी या सिर्फ एलिमेंट्री ही होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर लाइन लिखना, दोज रिएक्शंस इन विच
those reactions in which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. Those reactions in which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reactions. Reactant are known as first order reactions. अच्छा इधर देखो, अब जैसे जीरो ऑर्डर में अपन ने एग्जाम्पल देखे थे, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के भी एग्जाम्पल अपन को देखने हैं. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्पल ही अपन पढ़ रहे हैं जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं. एक एग्जाम्पल मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल रेडियो एक्टिव डीके. एग्जामिनर यहां पर हिंट भी नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा इन अ रेडियो एक्टिव डीके और क्वेश्चन शुरू कर देगा. तो आपको समझना है ये जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं हमेशा क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, वहां पर ऑर्डर क्या था? और वहां पर दो एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, कौन कौन से? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. वहां पर भी ऑर्डर तो बनी था, मतलब कह सकता हूं वो दोनों एग्जाम्पल यहां पर भी आएंगे, क्योंकि बात तो अपन किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की कर रहे हैं. मतलब पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल रेडियो एक्टिव डीके. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम. तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा डीकंपोजिशन ऑफ NH4NO2 Cl2O7 H2O2 N2O N2O5. और पांचवा एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो हो जाएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. कॉपी करो. तो ये तीनों एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा. क्या है? पांच मिनट में छोड़ रहा हूं, पर याद रखना मैंने आपको आज 10 मिनट जल्दी छोड़ा है. लिख लिया ये? सभी ने लिख लिया? एग्जाम्पल बोलो ना यार. पहला एग्जाम्पल ऑल रेडियो एक्टिव. दूसरा एग्जाम्पल आराम से बोलो. देखो आराम से बोलोगे ना उतने अच्छे से दिमाग में सुनाई देगा और बैठेगा भी, है ना. सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम. तीसरा एग्जाम्पल. चौथा एग्जाम्पल decomposition of NH4NO2 Cl2O7 H2O2 N2O N2O5. और पांचवा एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा.
H2O2 N2O5 N2O है ना, N2O N2O5। पांचवा एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, तीसरा, चौथा डीकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 Cl2O7 H2O2 N2O N2O5। पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मजेदार बात बताऊं, एग्जामिनर ये डीकम्पोजिशन की रिएक्शन नहीं पूछेगा, सिर्फ पहचानने को बोलेगा, चार ऑप्शन देगा। इतना सा याद रखो कि पढ़कर समझ में आ जाए फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना ही याद रखना है और ज्यादा याद नहीं रखना। जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के याद होने चाहिए, है ना। ये चीज समझ में आ रही है? रुको ना एक मिनट, इधर देखो। देखो जीरो ऑर्डर में जो डेरिवेशन अपन ने करा था ना, सेम वैसे का वैसा डेरिवेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर में, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, आज पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लो, है ना। अब बस मुझे एक छोटी सी चीज बता दो। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, A गिव्स B, और मैंने बोल दिया ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है, तो फटाफट बताओ जीरो ऑर्डर में जो अपन ने लिया था वो क्या क्या लिया था। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना माना था? A, और इसका टाइम t इक्वल्स टू T पर, और ये X कन्वीनियंस के लिए इसको रिप्रेजेंट करा था, और इसको। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बता दो, मुझे यहां पर रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, और रेट का एक्सप्रेशन मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो d/dt फॉर्म, और दूसरा रेट लॉ की मदद से। बता सकते हो कैसे लिखेंगे? बताओ ना। R इज इक्वल्स टू माइनस DA अपॉन इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, और इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉपी करो इसको। बंद कर देना उसको। फर्स्ट ऑर्डर में एक पॉइंट लिखा था बस मैंने आपको, क्या लिखवा है? दोज रिएक्शंस इन व्हिच rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reaction. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reaction. नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।